अब तक आपने देखा कि दूसरी दुनिया के दरवाजे के बाहर अब बोनीता नकाब वाली को देखती है और उसके बारे में पता करने के लिए वो पंचायत ऑफिस जाती है, लेकिन वहाँ किसी के ना मिलने पर उसे मजबूरन नितिन से नकाब वाली के बारे में जानना पड़ता है कि नकाब वाली ने ही अनिरुद्ध का अंत किया था। काली को पता लगता है खूंखार गोरिल्ला किशनगढ़ में घुस आया है और वो ये खबर गाँव वालों तक पहुँचाती है। ये खबर उस अनजान लड़की को भी पता लगती है तो वो नरभक्षी राक्षस को बुलाकर उसे वही करने को कहती है जो उसने भालू और मगरमच्छ के साथ किया था। कि तभी पूरा गांव अजीब सी कंपन को महसूस करता है। तभी वो नरभक्षी वहां आकर उस गोरीले का सर और हाथ उखाड़कर उसके बाकी शरीर को अनजान लड़की के पास ले जाता है। वहीं अगले दिन पुलिस को गाँव में उस गोरीले का सर और हाथ कटे मिलते हैं, जिसे देखकर अबोनिता सभी के सामने नकाब वाली के ऊपर शक जताती है। अब काली के साथ सभी गाँव वाले भी गाँव में आए दिन होने वाली घटनाओं से परेशान थे। अब आगे किशनगढ़ एक नई सुबह के साथ फिर से जागता है। सभी अपने अपने कामों पर जा रहे थे। काली भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। शीशे के सामने खड़ी काली अपने बालों को संवारते हुए अबोनिता के बारे में सोच रही थी। तभी वहाँ पर अबोनिता आ जाती है और उसको इतनी गहरी सोच में देखकर उससे कहती है, काली, तुम किस सोच में डूबी हुई हो? कब से देख रही हूँ शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बालों को संवारने में लगी हो। अरे भाई, मुझे भी काम के लिए पंचायत ऑफिस निकलना है। हाँ तो जाओ ना, मैंने कौन सा मना किया है। काली और अबोनिता की एक बार फिर से नोकझोंक शुरू हो जाती है, पर तभी वहाँ पर दुर्गा आती है और उन दोनों को इस तरह से लड़ता देखकर कहती है, तुम दोनों फिर शुरू हो गए? आंटी जी, आप ही समझाओ काली को। इससे कुछ भी बोलूं तो ये मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती है। अबोनिता की बात का जवाब ना देती हुई काली वहाँ से चली जाती है। पर काली को इतना शांत देखकर दुर्गा समझ जाती है कि हो न हो काली के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, पर वो अबोनिता के सामने कुछ पूछ नहीं सकती थी। इसलिए वो भी काली को कुछ नहीं बोलती और अपने घर के कामों में लग जाती है। स्कूल की तरफ बढ़ती काली अपने ख्यालों में खोई हुई चली जा रही थी। आखिर क्या चल रहा है इस किशनगढ़ में? मुझे अब शांत बैठे रहकर कुछ बड़ा होने का इंतजार नहीं करना। आज रात मैं जानकर ही रहूंगी कि इस गांव में आखिर ऐसी कौन सी तैयारी चल रही है जो इतने बड़े बड़े जानवरों के शरीर के हिस्से गायब हो रहे हैं। अबोनिता पंचायत ऑफिस जाते हुए अपने ख्यालों में खोई होती है। कृष और ये पूरा गांव उस नकाब वाली को देवी की तरह मानते हैं, लेकिन अगर वो इंसान है तो उसके पास इतनी शक्तियाँ आई कहाँ से? और अगर वो एक देवी है तो वो... अबोनिता अपने ख्यालों में पंचायत ऑफिस के बाहर पहुंच जाती है, जहां उसे कान्हा मिलता है जो उससे कहता है, अरे अबोनिता जी, आइए आइए, सचिव जी से मिलने आई है ना? हाँ, लेकिन काम के सिलसिले से। कहाँ कृष? अंदर ही हैं, जाइए मिल लीजिए। अबोनिता ये सुनकर अंदर जाने लगती है, जहाँ वो देखती है कि कृष अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। हाँ माँ, सब ठीक है, आप चिंता मत करो यार। जो कुछ भी हो रहा है गांव में, उसमें आपके बेटे को खरोच तक नहीं आई है, और आएगी भी क्यों? आपको पता है ना, आपके बेटे को बचाने के लिए एक शक्तिशाली लड़की जो है। कृष? अरे अबोनिता, तुम एक मिनट माँ, मैं रखता हूँ, फिर बाद में फोन करता हूँ। आप अपना ख्याल रखिए और मैं भी अपना ख्याल रखूंगा, ठीक है? और जल्दी उस लड़की से मिलवाऊंगा जिसके बारे में बात कर रहा था। अच्छा माँ, बाय, टाटा, लव यू। कृष कॉल काटकर अबोनिता के पास आकर उससे बोलता है, माफ करना यार, ये गांव में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसको सुनकर माँ घबरा गई थी। पापा ने बताया कि माँ गांव आने वाली है, इसलिए मैंने उनको वीडियो कॉल करके थोड़ा शांत करवाया। माँ बाप को बच्चों की चिंता तो होती ही है, फिर वो चाहे कितने भी बड़े हो जाएं। हाँ ये तो है। अच्छा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? माँ पापा सब कहाँ रहते हैं? आज तक मैंने कभी तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम कहाँ की रहने वाली हो। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में... अबोनिता ये बोलकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी आंखों के सामने एक धुंधला सा दृश्य आने लगता है, जिसमें कुछ लोग मिलकर एक औरत को जिंदा जला देते हैं और एक छोटी सी बच्ची ये देखकर बहुत रो रही थी। अबोनिता, तुम रो रही हो? क्या हुआ? माफ करना, मैंने शायद कुछ ज्यादा पूछ लिया हो, सॉरी यार। नहीं नहीं कृष, वो बस ऐसे ही। एक्चुअली मेरी माँ नहीं है, वो एक एक्सीडेंट में चल बसी और पापा वो कहीं गए हैं, जल्दी ही वापस आएंगे। अच्छा, तो तुम्हारे पापा बहुत बड़े आदमी हैं। सही है यार, किशनगढ़ में भी अब बड़े बड़े लोग आने लगे हैं। कल ही स्कूल के बच्चों को पढ़ाने में लगी थी
लेकिन उसकी आंखों के सामने एक रहस्यमय दरवाजे का दृश्य बार बार आ रहा था, जहाँ से उसने सबको बचा लिया था, सिवाय गांव वालों और अबोनिता के। लेकिन अबोनिता फिर भी सभी के साथ बाहर थी। ये सब सोच रही काली का ध्यान पढ़ाने में नहीं लग रहा था। हो ना हो, कुछ तो अलग है अबोनिता में। वो बिना मेरी मदद के उस जगह से बाहर आई कैसे? आखिर क्या है उसका सच? और अबोनिता इस गांव में अचानक कहां से आ गई? उसने ना तो अपने बारे में कुछ बताया कि वो कहां से आई है, और ना ही उसने कभी अपने असली परिवार का जिक्र किया। काली ये सब सोच ही रही थी कि तभी स्कूल में लंच की घंटी बज जाती है और सारे बच्चे उछलते कूदते क्लास से बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद काली भी सोचती है कि वो लंच का फायदा उठाकर घर जाए और अबोनिता के बारे में कुछ पता लगाए। इसीलिए बच्चों के जाने के बाद काली कक्षा में अकेली होती है, जिसका फायदा उठाकर वो चुटकी बजाकर वहाँ से गायब होकर सीधा घर पहुँचती है, जहाँ दुर्गा नहीं थी। घर भी बाहर से बंद था। अच्छा है माँ नहीं है, वरना मुझे अबोनिता के सामान की तलाशी नहीं करने देती। जल्दी से अब देखती हूँ, कुछ तो ऐसा जरूर मिलेगा कि पता चले कि अबोनिता कौन है और वो कहाँ से आई है। काली अपने घर के एक छोटे से संदूक को खोलने लगती है, जिसमें अबोनिता का सामान था। उस संदूक में कपड़ों के सिवा काली को कुछ नहीं मिलता। वो निराश होकर कहती है, इसमें तो कुछ नहीं है, मैं बेकार ही अबोनिता पर शक कर रही थी। इतना कहकर काली जैसे ही संदूक बंद करने को होती है, तभी उसकी नजर अबोनिता के संदूक में एक कपड़े के नीचे रखी तस्वीर पर जाती है। काली उस तस्वीर को निकालकर अपने हाथों में लेती है और देखती है। इस तस्वीर में अबोनिता तो है, लेकिन उसके साथ ये आदमी कौन है? अबोनिता ने इस आदमी का चेहरा क्यों खराब किया हुआ है फोटो में? और आखिर ये है कौन? इतना बोलकर काली उस तस्वीर पर हाथ फेरने लगती है। पंचायत ऑफिस में बैठी अबोनिता को कुछ महसूस होता है और वो एकदम से उठ खड़ी होती है। क्या हुआ अबोनिता, कोई परेशानी है क्या? वो मुझे जाना होगा क्रिश, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। अबोनिता इतना बोलकर वहाँ से भागते हुए निकल जाती है और वहीं क्रिश उसको ऐसे जाते देखकर कहता है, अजीब लड़की है, फोन तो बजा नहीं, फिर इसको कोई जरूरी काम कहाँ से आ गया? इसको कैसे पता चला? कहीं मन में तो किसी ने संदेश नहीं भेजा, जैसे नकाब वाली मेरे को भेजती है। काली फोटो को हाथ में लेकर उसके आगे पीछे देखती है कि कुछ लिखा हो, लेकिन तभी उसके कानों के झुमके चमकने लगते हैं और उसको किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई देती है। कोई आ रहा है, लेकिन इतनी तेज माँ तो नहीं आ सकती। काली आंखें बंद करके देखने की कोशिश करती है कि ये किसके कदमों की आहट है और उसे अबोनिता का चेहरा दिखता है। ये देखकर काली घबराते हुए कहती है, अबोनिता, लेकिन ये इस वक्त भागे भागे क्यों आ रही है? काली निकल ले यहाँ से। भागने के इरादे से काली चुटकी बजाने ही लगती है कि तभी वो रुक जाती है और कहती है, अबोनिता यहाँ आ रही है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, और अगर मैं गई तो मुझे पता नहीं लगेगा। तो आज की सिचुएशन में मेरे काम आएगा हथौड़ी का दिया हुआ वो अदृश्य करने वाला ब्रेसलेट। काली उस ब्रेसलेट की शक्ति से गायब हो जाती है और अचानक ही उसके घर का दरवाजा जोर से खुलता है। मेरे सामान से किसी ने तो छेड़छाड़ की है, लेकिन किसने? दुर्गा आंटी तो घर में है नहीं, काली भी स्कूल है, तो आखिर यहाँ कौन आ सकता है? अबोनिता को कैसे पता चला कि उसके सामान के साथ छेड़छाड़ हुई है? अबोनिता अपने सामान को देखने लगती है, तभी उसको संदूक से बाहर गिरी तस्वीर दिखती है। वो उसे हाथ में लेकर गुस्से से कहती है, हो न हो, अब तो मुझे यकीन है कि कोई यहाँ आया था मेरे सामान को देखने, और बंद घर में सिर्फ वही इंसान आ सकता है जिसके पास शक्तियाँ हों, और इस गांव में इतना शक्तिशाली कोई है तो वो। अबोनिता इतना बोलकर अपना संदूक बंद करती है और फोटो लिए वहाँ से चली जाती है। अबोनिता इतनी गुस्से में क्यों थी? और अब इसके बर्ताव को देखकर लग रहा है कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है। इतना बोलकर काली चुटकी बजाकर वापस स्कूल की कक्षा में आ जाती है, जहाँ अभी भी कोई नहीं था। लेकिन काली के प्रकट होते ही लंच खत्म होने की घंटी बजती है और बच्चे कक्षा में आने शुरू हो जाते हैं। महल में हर तरफ मशालें जल रही थी और वहीं पास में खड़ी लड़की अपने हवन कुंड के पास बैठकर गुस्से में खुद से कहती है, वो लड़की बहुत तेज है, मुझे उसका कुछ करना ही होगा, पर अभी नहीं, अभी मेरा मकसद कुछ और है। बस एक बार मेरा मकसद कामयाब हो जाए,
उसके बाद मैं उस लड़की के साथ साथ उस पूरे गांव वालों को खून के आंसू रुलाऊंगी। न सिर्फ उस लड़की और गांव वालों को, बल्कि मैं उस दैविक शक्ति को भी धूल चटा दूंगी। शैतान औरोते अपेरे ते रोस्तो वैनी शैतानो तेर औरोते वैनी शैतानो औरोते प्रो औरोते वैनी शैतानो एक ते सपेरो वैनी शैतानो शैतान प्रकट हो। तुमने मुझे फिर से क्यों बुलाया? तुम बार बार क्यों भूल जाती हो कि मैं तुम्हारा कोई पालतू कुत्ता नहीं हूँ? मैं तुम्हें यहाँ फालतू में नहीं बुलाती, और हाँ, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाती भी हूँ तो उसकी कीमत भी अदा करती हूँ। इसीलिए तुम्हें वही करना होगा जो कि मैं कहूँगी, और बार बार मुझे ये तेवर दिखाना बंद कर दो। तुम भूल जाते हो क्या? तुम्हें इंसानी दुनिया से जोड़ने वाली सिर्फ मैं ही हूँ। उस लड़की को इतने गुस्से में देखकर नरभक्षी उस लड़की के सामने शांत हो जाता है, पर उसका भाव अभी भी गुस्से वाला था। अब तुम्हें सबसे बड़ा शिकार करना है, क्योंकि अब वो घड़ी ज्यादा दूर नहीं है जब वो मेरे पास होंगे, और उन्हें मेरे पास होने के लिए सिर्फ एक सर की जरूरत है। तो मुझे क्या करना होगा? ज्यादा कुछ नहीं करना, बस जाकर मेरे लिए एक खूंखार जानवर का सर ले आओ। उसके बाद मैं खुद देख लूंगी कि आगे क्या करना है, और हाँ, उसके बाद मैं तुम्हें भी परेशान नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पास तुम नहीं बल्कि वो रहेंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा। काली देर रात अपने घर में अपनी आंखें बंद किए लेटी थी, जहाँ उसको गौरी और हथौड़ी के साथ बिताए हुए दिन याद आते हैं। काली अब अचानक अपनी आंखें खोलती है, जिसके बाद वो अपने सर को पकड़कर खुद से कहती है, आखिर कौन है जो इस गांव में इतने शक्तिशाली जानवरों को मार रहा है? पहले वो मगरमच्छ, उसके बाद भालू, फिर वो अलग दुनिया में वो आदमी, और अब गोरिल्ला। आखिर कौन है जो इतने भयानक जानवरों को मारकर उनका शिकार कर रहा है? आखिर चाहता क्या है वो? क्या वो एक इंसान है या कुछ और? इस गांव में सभी शक्तिशाली जानवर ही मारे गए हैं। अगर मुझे उसका पता लगाना है तो कुछ तो करना ही होगा। किशनगढ़ गांव में एक बार फिर सूरज अपनी नई किरणों के साथ किशनगढ़ में एक नया सवेरा करता है, और इस तरह से किशनगढ़ में एक नई सुबह होती है। सभी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। तभी काली भागती हुई जंगल की तरफ से गांव में आती है। कहा हुआ काली, काहे इतना डरी हुई है? हाँ काली, क्या हुआ तुमको? और तुम इस तरह से हाफ काहे रही हो? वो जंगल में क्या हुआ जंगल में? हाँ काली, क्या हुआ है जंगल में? आखिर तुम जंगल से इस तरह भागती हुई क्यों आई हो? तुमने जंगल में कुछ देखा क्या? हाँ कृष, मैंने जंगल में कुछ देखा, और जो देखा उसे देखकर मेरे पसीने छूट गए। पर तुमने देखा क्या? ये तो बताओ। भेड़िया। क्या? भेड़िया? हाँ भेड़िया। मैं गांव में हो रही घटनाओं से परेशान थी, तो जंगल में टहलने के बहाने यही पता लगाने गई थी कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन अचानक ही मैंने देखा कि वहाँ एक बहुत ही खूंखार भेड़िया है। उसकी आंखें लाल थी, लंबे दांत, और वो मुझे देखकर मुझ पर हमला करता उससे पहले ही मैं वहाँ से भाग गई। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, ये सब हो क्या रहा है? हमारे गांव में इतनी मुश्किल से तो शांति बनी थी। ये सब देख के अब मुझे तो नहीं लग रहा ये शांति ज्यादा देर तक चलेगी। काली, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? तुम्हें कहीं लगी है क्या? नहीं हर्ष, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। अच्छा हुआ काली बिल्कुल ठीक है। काली हर्ष के मन की बात सुनती थी, इसीलिए वो उसके मन की बातों को सुन लेती है, पर उस समय वो उसे कुछ ना बोलना ही जरूरी समझती है। साथ ही उसकी नजर भी गांव के इंसान पर थी। गांव में सभी मौजूद थे सिवाय अबोनीता के। अबोनीता उसे कहीं नहीं दिखती, पर वो है कहाँ? बस यही सवाल काली के जहन में घूम रहा था। तभी वहाँ दुर्गा भी भागी भागी आती है और कहती है, काली बिटिया, तू ठीक है ना? मैंने सुना कि तूने भेड़िया देखा। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, मैं वहाँ से भाग गई। अच्छा माँ, अबोनीता कहाँ है? जब मैं टहलने गई थी तब वो सो रही थी। बेटा, तेरे निकलने के कुछ देर बाद ही वो भी मुंह धोकर निकल गई थी, कह रही थी कुछ काम है। यहाँ पर सब हैं सिवाय अबोनीता के। आखिर अबोनीता कहाँ है? और सुबह सुबह ऐसा कौन सा काम आ गया उसे? शाम हो जाती है। जंगल में भेड़ियों की बात आग की तरह फैल जाती है। अबोनीता पूरे दिन गायब थी।
काली ने पूरा दिन अबोनिता को गांव में ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। तो वहीं भेड़िए के होने के कारण सभी गांव वाले भी वक्त रहते अपने अपने घरों में चले गए और शाम की साई में ही किशनगढ़ सन्नाटे में समा गया। अच्छा, तो अब इस गांव वालों में एक नया भेड़िया आ गया है। कोई बात नहीं, अब मेरा अगला शिकार वो भेड़िया ही होगा। तुम समझ गए ना कि तुम्हें अगला शिकार किसका करना है? हाँ, मैं बहुत अच्छे से समझ गया। रात के समय सभी अपने अपने घरों में थे, तो वहीं काली भी अपने घर में अपनी माँ दुर्गा के साथ बैठकर खाना खा रही थी। तभी वहाँ पर अबोनिता आ जाती है। अबोनिता को देखकर काली का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो गुस्से में उससे कहती है, तो आ गई महारानी तुम। अब जरा तुम मुझे ये बताओगे कि तुम गई कहाँ थी? तुमसे मतलब? और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना कि मुझसे ये सवाल जवाब मत किया करो। मुझे बहुत सारे काम होते हैं। मैं तुम्हारी तरह स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाती हूँ, समझी तुम? ये मेरा घर है अबोनिता, कोई धर्मशाला नहीं जो तुम जब मर्जी यहाँ आओगी और तुमसे कोई सवाल भी नहीं करेगा। हाँ बोनीता बेटा, काली सही कह रही है। मैंने तुमको अपनी बेटी की तरह समझा है और तुम्हारा यूँ गायब हो जाना मुझे परेशान करता है। काली ने तुमको पूरे गांव में ढूंढा आज, लेकिन तुम कहीं नहीं थी। आखिर तुम जाती कहाँ हो? ये दोनों माँ बेटी अब मेरा परिवार बनने की कोशिश कर रही हैं। जल्दी ही इन दोनों से छुटकारा मिलेगा। आंटी जी, मैं शहर जाती हूँ। वहाँ मैं एक अनाथालय में समय बिताती हूँ, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैं वहीं काम करती थी और जब भी मन उदास होता तो मैं वहीं चली जाती हूँ। तो बता के जाओ आगे से, वरना। वरना क्या काली? इस घर से चली जाऊं वरना? यही कहना चाहती हो ना? तो ऐसा करती हूँ, इस काम को मैं अभी कर देती हूँ। मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से जा रही हूँ। काली चुप हो जा। और अबोनिता, ये गुस्से में कुछ भी बोल रही है बेटा, इसकी बात का बुरा मत मान। मुझे यहाँ से जाना तो था ही, और ये सही मौका है। इस काली को जरिया बनाकर मैं यहाँ से निकल जाऊंगी और इसकी माँ इससे ही सुनाएगी मेरे जाने के बाद। नहीं आंटी, इतनी जिल्लत मैं अब नहीं सह सकती। काली बार बार मुझे ये एहसास दिलाती रहती है कि ये उसका घर है, इसीलिए अब मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। अबोनिता अपना सामान उठाती है और घर से जाने लगती है। तभी दुर्गा उसे रोकते हुए कहती है, बेटा, जंगल में एक खूंखार भेड़िया है, आज रात मत जा, सुबह चली जाइयो। नहीं आंटी जी, आपने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन अब मुझे मत रोकिए। मैं सरपंच जी के घर आज की रात निकाल लूंगी। कल सुबह अपने लिए किराए पर कोई मकान ढूंढ लूंगी। इतना बोलकर अबोनिता काली के घर से चली जाती है और काली से रोकने के लिए एक शब्द तक नहीं कहती। ये देखकर दुर्गा काली के एक जोर का थप्पड़ मारते हुए कहती है, तू शक्तियों के घमंड में पागल तो नहीं हो गई काली? अगर उस लड़की को इस रात में बाहर निकलने पर कुछ हो गया ना, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अबोनिता अपने सामान के साथ दुर्गा के घर से बाहर निकलती है और कुछ दूर चलती ही है कि तभी उसे एक खूंखार भेड़िए की आवाज आती है। ये आवाज गांव के हर एक घर में सुनाई देती है, जिसे सुनकर नील, नितिन और भाग्या के तो पसीने छूट जाते हैं। हाँ पता है ये उस बेलियती आवाज है जिते ताली ने देता था, लेकिन मुझे तो इस आवाज ने अंदर तक तिला दिया। माँ, अदल बेलिया दल में आ गया तो आप हमें बताओ दीना। गधो, तुम्हें हमें बचाना चाहिए, ना कि हमको तुम्हें, समझे? मुतेद भैया तो आधे तल देना, इनको तो तुनाई भी नहीं देता, ये बता लें दे। चुप करना लायक, एक दूसरे को ही खतरे में डालने की सोचत रहते हैं। ये गांव अब गांव ना चिड़िया घर बन चुका है। अरे हर दूसरे दिन कोई ना कोई जानवर आकर मर रहा है, लेकिन अब सभी जानवरों को मारने वाला बड़ा जानवर पता ना कौन सा है। कहीं यो भेड़िया ही तो ना है? मेरे राज में कुछ ना होता था, लेकिन ना जाने यो बात ये गांव वाले ना कब समझेंगे। मंद बुद्धि है सारे के सारे। भैरव और गांव वाले अपने अपने घरों में परेशान थे, तो वहीं गांव के बच्चों का तो बुरा हाल था। अमोली अपनी माँ के सीने से लिपटे हुए लगातार रोए जा रही थी। ये देखकर अमोली की माँ उसे समझाते हुए कहती है, बेटा तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं होगा हमें। तुझे पता है ना, इस गांव में नकाब वाली है, वो हमें कुछ नहीं होने देगी। तू चिंता मत कर।
पक्का ना माँ, हमें कुछ नहीं होगा ना? हाँ बेटा, नहीं होगा। नकाब वाली आएगी हमें इस मुसीबत से निकालने। नकाब वाली आ जाओ हमें इस मुसीबत से बचाने। अपनी माँ के शब्दों से काली को दुख तो होता है, लेकिन वो खुद भी अबोनिता के साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी। इसीलिए काली भी अपने घर से निकलते हुए खुद से कहती है, मुझे बाहर जाना तो था ही, लेकिन पहले अबोनिता को ढूंढती हूँ, उसके बाद अपने काम को अंजाम दूंगी। काली घर से निकल जाती है और गांव में इधर उधर देखने लगती है। पूरा गांव सुनसान पड़ा था, ना कोई पक्षी ना कोई जानवर, किसी का नामो निशान नहीं था गांव में। सभी अपने अपने घरों में बंद थे। इतने में काली को उस भेड़िए की आवाज दोबारा सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो बोलती है, मुझे अब अपने काम को अंजाम देना होगा। समय हो गया है इतने समय से चल रहे षड्यंत्र के खुलने का। काली चुटकी बजाकर नकाब वाली का रूप ले लेती है। जाओ और उस भेड़िए को पकड़कर मेरे पास ले आओ, क्योंकि अब जो अगला शिकार होगा वो कोई और नहीं बल्कि वो भेड़िया ही होगा। गांव वालों, जल्द ही तुम्हारा अंत होने वाला है। उस लड़की की बात सुनकर नरभक्षी जंगल की तरफ निकल जाता है। वो नरभक्षी अब अपने भारी कदमों से जंगल में जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक बहुत बड़ा भेड़िया जो उसके सामने अपनी भयानक आवाज से उसे डराने की कोशिश कर रहा था। काली नकाब वाली बनकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी पीछे से दुर्गा आ जाती है और कहती है, काली, अब तू कहाँ जा रही है? अबोनिता को इतनी रात को जाने दिया और अब खुद भी जा रही है। माँ आप घर जाओ, अभी इस समय रात को घर से बाहर निकलना सही नहीं है। और आप घर से बाहर आई ही क्यों? और रही बात अबोनिता की, तो उसने कहा था वो सरपंच जी के यहाँ जा रही है, तो वहीं पहुँच गई होगी। मुझे सिर्फ उस अबोनिता की चिंता नहीं है, पूरे गांव की है, और उसके लिए मुझे एक बहुत ही बड़े काम को अंजाम देना होगा। पर बेटा तू और अबोनिता? माँ आप चिंता मत कीजिए ना, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं अबोनिता को भी कुछ नहीं होने दूंगी। आपकी तसल्ली के लिए मैं देख आऊंगी कि वो सरपंच जी के घर है या नहीं। अब आप घर जाइए और दरवाजा अच्छे से बंद कर लीजिएगा। काली की बात सुनकर दुर्गा अपने घर की तरफ निकल जाती है, तो वहीं काली भी जंगल में चली जाती है। कहाँ गया वो भेड़िया? वो भेड़िया तो मुझसे भी ज्यादा तेज निकला। वो मुझे ही चकमा दे रहा है। कहाँ छिपा है? हिम्मत है तो बाहर आ। उस नरभक्षी की बात को सुनकर उसके सामने वो भेड़िया तो नहीं आता, पर उस नरभक्षी के सामने नकाब वाली आ जाती है। अच्छा, तो वो तुम हो जिसने इतने भयानक जानवरों को भी मात दे दी। किसने भेजा है तुम्हें? कौन हो तुम? ना ही इंसान हो ना ही जानवर, आखिर किसने उत्पन्न किया है तुम्हें? मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जिस तरह और जानवर मारे गए हैं, ठीक उसी तरह तू भी मारी जाएगी। मेरे रास्ते में मत आ। अच्छा, तो अब तू मुझे धमकी देगा? जानता नहीं है तू मैं कौन हूँ? देख, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मेरी मान तो तू मुझे बता दे कि तुझे यहाँ इस किशनगढ़ गांव में किसने भेजा है। बता जल्दी। ये तो तुझे कभी पता नहीं चल पाएगा कि मुझे आखिर यहाँ भेजा किसने है। पर हाँ, तू जो भी है मुझसे नहीं बच पाएगी। मैं तुझे तो बाद में मारूंगा, पर उससे पहले मुझे ये बता कि वो भेड़िया कहाँ है? वो भेड़िया? अरे इस गांव में तो कोई भी भेड़िया नहीं है। उस नकली भेड़िए को तो मैंने अपनी शक्तियों से उत्पन्न किया था। उसकी बात सुनकर अब वो नरभक्षी उसके ऊपर जैसे ही हमला करने जाता है, वैसे ही काली अपनी चुटकी बजाकर वहाँ से गायब हो जाती है। मुझे तू अपने सामने क्या देख रहा है? मैं तो तेरे पीछे खड़ी हूँ। अब बता दे मुझे कि तुझे किसने भेजा है, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। काली के बार बार पूछने पर भी वो नरभक्षी उसे कुछ नहीं बताता, जिस पर काली को बेहद गुस्सा आता है और वो उस गोले से उस नरभक्षी पर प्रहार करती है। उस प्रहार से वो नरभक्षी राक्षस घायल हो जाता है। काली आखिर इस कहानी के अंतिम छोर पर पहुंच गई थी और उसको ये पता चल गया था कि इन सब के पीछे जरूर किसी का हाथ है। पर अचानक से उसके सामने उस दरवाजे का आना भी काली के लिए एक नई पहेली बन गई थी।